हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ठोस अवस्था का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों आज भी हमें बात करनी है यूनिट सेल की। यूनिट सेल के अंदर किस प्रकार से डिफरेंट प्रकार की यूनिट सेल का निर्माण होता है वो हम यहाँ पे देखने वाले। ठीक है, चल तो यूनिट सेल की बात करेंगे। उसमें हम पिछली क्लास में हमने 2 यूनिट सेल पढ़ी थी। एक तो एससीसी हमने पढ़ लिया था बेटा, सरल प्रकार की इकाई कोशिका, आद्य प्रकार की इकाई कोशिका, प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ लिया था। और दूसरा हमने बेटा बीसीसी पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? बीसीसी पढ़ लिया था। आज हमको बेटा एफसीसी पढ़ना है, फलक केंद्रित गणीय इकाई कोशिका। आज में क्या पढ़ना बच्चों? फलक केंद्रित गणीय इकाई कोशिका, इसके बारे में पढ़ना। चलो ये क्या होता है बच्चों, तो इसमें आप लिखना, इसमें अवयवीकरण। चलो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिवाइज कराता हूँ एससीसी और बीसीसी का, ये भी थोड़ा बताता हूँ, कई बच्चे बोलते हैं थोड़ा सा रिवाइज कर दो। देखो एससीसी में अवयवीकरण जो होते हैं वो घन के सभी 8 कोनों पर होते हैं। घन के सभी 8 कोनों पर होते हैं एससीसी के अंदर अवयवीकरण। अच्छा यहाँ पे निष्कर्षतः रिजल्टेंट कितने अवयवीकरण होते हैं? परिणामी रूप से अवयवीकरणों की संख्या कितनी आती है? परिणामी अवयवीकरणों की संख्या कितनी आती है? परिणामी अवयवीकरणों की संख्या 1 आती है। चलो बीसीसी के अंदर क्या होता है? घन के सभी 8 कोनों पर होती है तथा घन के केंद्र पर भी होता है। घन के सभी 8 कोनों पर होती है अवयवीकरण, घन के केंद्र पर होते हैं। अच्छा यहाँ पे अवयवीकरणों की परिणामी संख्या कितनी आती है? चलो परिणामी संख्या को, अवयवीकरणों की परिणामी संख्या को हम z से प्रदर्शित करते हैं। किससे? चलो z से। तो अवयवीकरणों की परिणामी संख्या यहाँ पे कितनी बनती है? z बराबर 2 बनती है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं फलक केंद्रित गणित इकाई कोशिका की। अच्छा यहाँ पे संकुलन दक्षता भी निकाली थी। संकुलन दक्षता यहाँ पे कितनी थी? 52.4%। संकुलन दक्षता कितनी थी? 52.4%। यहाँ पे संकुलन दक्षता कितनी थी? यहाँ पे संकुलन दक्षता कितनी थी? यहाँ पे संकुलन दक्षता थी 68%। कितनी थी बेटा? 68%। ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एफसीसी। एफसीसी में क्या होता है? इसमें अवयवीकरण घन के 8 कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर होते हैं। ठीक है, तो इसमें अवयवीकरण घन के 8 कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर होते हैं। मतलब कि कुछ ऐसी संरचना होती है बेटा इसमें, ये आपका घन है, ये आपका घन है, ये आपका घन है। चलिए इस घन में अवयवीकरण प्रत्येक कोने पर होते हैं। कोने पर अवयवीकरण होता है, इस कोने पर अवयवीकरण, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 कोनों पर होते हैं। अच्छा और अवयवीकरण कहाँ होते हैं? तो सभी 8 कोनों पर होते हैं। 8 कोनों पर आ गए। चलो और अवयवीकरण क्या है? देखो प्रत्येक फलक के केंद्र पर। फलक का मतलब क्या था? फलक का मतलब दीवार, दीवार था ना। चलो देखो यहाँ पे आपको दीवार कौन सी दिखाई दी है? चलो तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन चारों भुजाओं के मिलने से बच्चों दीवार बन रही। इन चारों के मिलने से दीवार बन रही। इस दीवार के केंद्र पर, तो इस दीवार के केंद्र पर अवयवीकरण लगाना। इस दीवार के केंद्र पर यहाँ हमको अवयवीकरण लगाना, यहाँ अवयवीकरण लगाना। चलो यहाँ पे भी दीवार है, ये दीवार, इस दीवार के, ये ऊपर की तरफ दीवार है, ऊपर की तरफ दीवार, ये ऊपर की दीवार, इस दीवार के केंद्र पर अवयवीकरण यहाँ भी लगाना है। ठीक है, चलो फिर उसके अलावा और कौन सी दीवार? दीवार कौन कौन सी हो? चलो ये रही दीवार, देखो ये ग्रीन लाइन से मैं दीवार दिखा रहा हूँ, ये दीवार, इस दीवार, इस फलक के भी केंद्र पर, इस फलक के केंद्र पर, चलो इसके केंद्र पर, इसके केंद्र पर मतलब यहाँ कहीं होगा, इसका केंद्र यहाँ कहीं होगा, यहाँ पर। चलो अच्छा और फलक कौन कौन सी है? चलो इसको भी ग्रीन से दिखाते हैं। देखो एक फलक और देखो, ये वाली फलक देखो, ये फलक, ये मेरी पेंसिल जहाँ चल रही है ना वो फलक, इस फलक के केंद्र पर, इस फलक के केंद्र पर, इस फलक के केंद्र पर भी अवयवीकरण होगा। इस फलक के केंद्र पर कहाँ होगा? इस फलक के केंद्र पर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, चलो और कहाँ था? चलो अच्छा पीछे वाला फलक भी आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं पीछे वाला फलक बनाता हूँ। चलो पीछे वाला फलक देखो, पीछे की तरफ, ये देखो ये फलक देखो, ये मेरी पेंसिल जहाँ चल रही है ना, आप उसको नोटिस करो, पेंसिल जहाँ चल रही है, पीछे वाला फलक, इस फलक के केंद्र पर, इसके केंद्र पर भी अवयवीकरण है, इस फलक के केंद्र पर यहाँ अवयवीकरण, ये अवयवीकरण आ गया। ठीक है, अच्छा नीचे की तरफ भी फलक देखो, नीचे की तरफ भी फलक देखो, ये नीचे की तरफ फलक, ये फलक लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे, पेंसिल से लाइन बनाइए, नीचे की तरफ फलक आ रहा है, नीचे की तरफ ये फलक है, इसके केंद्र पर यहाँ फलक के केंद्र पर, इस फलक के केंद्र पर यहाँ बच्चों टोटल 6 फलक हैं, सभी 6 फलकों के केंद्र पर अवयवीकरण। तो देखो घन के कोनों पर अवयवीकरण का कितना योगदान, क्या बताया था? घन के कोनों पर अवयवीकरण का योगदान, घन के एक कोने पर अवयवीकरण का योगदान कितना होता है? 1/8। घन के एक कोने पर अवयवीकरण का योगदान कितना होता है? घन के एक कोने पर अवयवीकरण का योगदान 1/8। तो घन के 8 कोनों पर कितना हो जाएगा? 1/8 × 8 1 हो जाएगा। अच्छा घन के सभी 6 फलकों के केंद्र पर अवयवीकरण, इनका योगदान कितना होगा? बताओ घन के एक फलक के केंद्र पर अवयवीकरण का योगदान मैंने कल क्या बताया था? घन के एक फलक के केंद्र पर अवयवीकरण का योगदान क्या बताया था? याद करो मैंने आपको कल घन के एक फलक के केंद्र पर, घन का फलक है, फलक के केंद्र पर फलक का केंद्र है, तो आधा अवयवीकरण बाहर, ये बताया था, आधा अवयवीकरण बाहर, ये बताया था, आधा अवयवीकरण बाहर। और मैंने आपको बताया कि आधा अवयवीकरण इसमें अंदर होता है, आधा अवयवीकरण अंदर होता है। तो फलक के केंद्र पर जो अवयवीकरण है वो आधा बाहर आधा अंदर। तो 1/2। तो घन के फलक के केंद्र पर एक अवयवीकरण का योगदान 1/2। तो घन के फलक के केंद्र पर अवयवीकरण का योगदान 1/2। टोटल कितने फलक है? टोटल 6 फलक है। तो एक फलक के केंद्र पर अवयवीकरण का योगदान 1/2, तो 6 फलक के केंद्र पर कितना होगा? 1/2 × 6, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब कि कुल कितने अवयवीकरण आ रहे हैं? कुल अवयवीकरण, कुल अवयवीकरण कितने आ रहे हैं बेटा? 3 + 1 4। कुल अवयवीकरण हो जाएंगे आपके पास 4। तो एफसीसी में कुल अवयवीकरणों की संख्या कितनी होती है बेटा? 4। ये आपको ध्यान रखना। तो देखो एफसीसी में कुल अवयवीकरण कितने हैं? 1, बीसीसी में कुल अवयवीकरण कितने हैं? 2, और एफसीसी के अंदर कुल अवयवीकरण कितने हैं? 4। कितने आ जाएंगे बेटा? 4। चलिए अब हमको एफसीसी की संकुलन दक्षता निकालनी है। एफसीसी की संकुलन दक्षता। अच्छा कल मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था, कल मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था, अगर
आपको याद हो तो मैंने कल आपको एक पॉइंट बताया था कि एससीसी के लिए एक रिलेशन होता है 2r बराबर a, एससीसी के लिए एक रिलेशन होता है 2r बराबर a और बीसीसी के लिए रिलेशन होता है 4r बराबर √3a। बीसीसी के लिए रिलेशन क्या है 4r बराबर √3a। चलो अब बात करते हैं एफसीसी की। एफसीसी के लिए बेटा रिलेशन होता है, एफसीसी के लिए यही रिश्ता त्रिज्या और घन की भुजा, त्रिज्या और घन की भुजा में एससीसी के लिए संबंध होता है 2r बराबर है, बता चुका हूं। बीसीसी के लिए यही संबंध होता है 4r बराबर √3 और एफसीसी के लिए त्रिज्या, एफसीसी के लिए त्रिज्या, इसको मैं काम करता हूं 4r, हां एफसीसी के लिए त्रिज्या और घन की भुजा में जो संबंध होता है वो 4r बराबर √2 है, ये हो जाएगा 4r बराबर √2 है, 4r बराबर √3 है, 2r बराबर है, ये तीनों संबंध। अब हमको इसको साबित करना है, ये साबित हम करेंगे, ठीक, ये भी साबित करेंगे और अभी मैं इसकी संकलन दक्षता, एफसीसी में संकलन दक्षता कितनी होती है, एफसीसी की संकलन दक्षता होती है 74%, ये भी हम साबित करेंगे। तो ये दोनों चीजें अब हम साबित करने वाले इसके लिए एफसीसी के लिए, ठीक है। चल एफसीसी के लिए संकलन दक्षता, तो संकलन दक्षता को हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं, किससे, ईटा से। तो संकलन दक्षता ईटा बराबर प्रतिशत, चलो क्या होता है, इकाई कोशिका में उपस्थित सभी कणों का, क्या लिखेंगे, इकाई कोशिका में सभी गोलों का आयतन बटा घन का कुल आयतन इंटू 100, ठीक है। चलो तो इकाई कोशिका में उपस्थित सभी गोले, कितने गोले बताओ, एफसीसी की इकाई कोशिका में कितने गोले, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो एक गोले का आयतन कितना 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 गोलों का कितना होगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, भाई एक सभी गोलों का आयतन बोला ना, एक गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 गोलों का कितना होगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। चलो घन का कुल आयतन, अगर घन की भुजा a लेते हो तो ये a क्यूब रहता है इंटू 100%, ये लिखते हो ना। चलो अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो ये एफसीसी, एफसीसी में आप देख सकते हो ऊपर वाला जो फलक है उसके केंद्र पर अभिविकर्ण है, साइड वाला जो फलक है उसके केंद्र पर अभिविकर्ण है, नीचे वाला जो फलक है उसके केंद्र पर अभिविकर्ण है, इधर साइड वाला जो फलक है उसके केंद्र पर अभिविकर्ण है, ये जो फलक है इसके केंद्र पर भी अभिविकर्ण है और पीछे वाला फलक है उसके केंद्र पर भी अभिविकर्ण है, मतलब कि सभी 6 फलकों के केंद्र पर अभिविकर्ण है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ये हो जाएगा। अच्छा 4 के नीचे मैं लिख रहा हूँ 5, तो 4 के नीचे हो जाएगा आप पीछे 4 के नीचे हो जाएगा 5, 5 के आगे 6, 4 के नीचे 5, 5 के आगे 6 हो जाएगा, 6 के बगल में 7, 6 के बगल में 7, 7 के पीछे 8, 7 के पीछे हो जाएगा 8, सभी फलक, तो सभी फलकों के केंद्र पर देखो 1 2 7 6, 1 2 7 और 6, 1 2 7 6 इसके फलक के केंद्र पर, तो 1 2 7 6 इस फलक के केंद्र पर, चलो इस फलक के केंद्र पर यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये फलक के केंद्र पर a, तो ये आ गया a, 1 2 7 6 के बीच में आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसके केंद्र पर ये, इसको हम b लिख लेते हैं, चलो तो ये हो गया आपका b, समझ लो। फिर 2 3 8 7, 2 3 8 और 7, 2 3 8 7 इनके बीच में फलक के केंद्र पर, 2 3 8 7 इनके बीच फलक के केंद्र पर a b और ये c, ये हो जाएगा c। चलो तो ये आ गए, बाकी फलक के केंद्र पर गोले हमको दिखाई नहीं दे, बाकी गोले हमको फलक के केंद्र के दिखाई नहीं दे रहे तो हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। इसी प्रकार की व्यवस्था ये हो जाएगी, देखो 1 गोला 2 गोला 3 गोला 4, ये कोने के गोले हैं। अब कोना कौन सा 1 2 7 6, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 7 है और ये 6 है, तो 1 2 7 6 इसके बीच में क्या होगा फलक के केंद्र पर ये आ जाएगा। फिर इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ वाला c और इधर की तरफ ऊपर की तरफ भी होगा, ऊपर की तरफ यहाँ पे आ जाएगा b, यहाँ पे आ जाएगा d, ये d वाला ये हो गया। इस तरह से नीचे की तरफ e मान लो, नीचे की तरफ ये e हो गया, पीछे की तरफ होगा, है ना, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे फलक के केंद्र पर आपके गोले आएंगे, 6 फलकों के केंद्र पर, ये व्यवस्था है बेटा। अब हमको संकुलन दक्षता निकालनी, ठीक है। आप मुझे बताओ यहाँ पे एक बात बताओ, ये फलक के केंद्र पर है, देखो चलो यहाँ पे संकुलन दक्षता कैसे निकालेंगे, देखो 1 2 7 6 इनके बीच में क्या आ रहा है, देखो 1 2 7 और 6 इनके बीच में यहाँ पे क्या है, यहाँ जो गोला वो कौन सा है, ए गोला, चलो और यहाँ पे 6 कॉर्नर पे भी है और यहाँ 2 इस कॉर्नर पर भी है, इसके लिए r, इसके लिए r, इसके लिए r, इसके लिए r, इस फलक के केंद्र पर टोटल कितना हो गया r + r + r + r, फलक के केंद्र पर ये जो गोला है कोने पर गोला है यहाँ बोला, इन सब के बीच की दूरी कितनी होगी 4r बराबर। अच्छा इस फलक के विकर्ण वाली भुजा कितनी होती है, ये भुजा a, ये वाली भुजा a और a, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ये आधार है ये लंब है, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर, तो एक काम करते हैं इसको a b c लिख लेते हैं। तो त्रिभुज a b c में क्या लिखेंगे हम, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब स्क्वायर। अच्छा कर्ण क्या है, कर्ण है ac, तो कर्ण ac का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। चलो तो ac बराबर क्या आएगा, ac बराबर आएगा √2a, ये आ जाएगा। चलो ये जो ac किसके बराबर है 4r के बराबर, तो 4r बराबर क्या हो जाएगा ac और ac बराबर हो जाएगा √2a, तो 4r बराबर हो जाएगा √2a, यही वो रिश्ता है जो कि हमको लेकर के आना था, 4r बराबर √2a। चलो तो यहाँ पे क्या आ चुका है, इस एफसीसी के लिए 4r बराबर √2 है, यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 4r बटा √2 और इसी a के मान को हम रखेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा 4 × 4/3 पाई r क्यूब बटा 4r बटा √2 इस पूरे का क्यूब इंटू 100, ठीक है। चलो अब सीधी सी बात है, r का क्यूब r के क्यूब से ये r का क्यूब है, r के क्यूब से r का क्यूब जाएगा। अब ये संख्या बच गई, संख्या को तो आप हल कर सकते हो, इनको जब हल करते हैं बेटा तो ये हमको मिलता है 74%, क्या मिलता है 74%, मतलब कि एफसीसी की संकुलन दक्षता हो जाएगी 74%, एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या हो जाएगी 4, एफसीसी में त्रिज्या और भुजा के बीच संबंध हो जाएगा 4r बराबर √2 है, 4r बराबर √2 है, ये इस तरह से आपको एफसीसी कैलकुलेट करना होगा। तो ये है बच्चों एफसीसी के अंदर सारी बातें। चलिए ये हो गया, चलिए अब आते हैं बच्चों कुछ दूसरे टॉपिक पे, जैसे कि घनत्व, इकाई कोशिका का घनत्व, इकाई कोशिका का घनत्व, डेंसिटी, इकाई कोशिका की डेंसिटी। बेटा इकाई कोशिका की डेंसिटी के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ध्यान रखना, डेंसिटी बराबर z × mw बटा na × aq, ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप सीधा आप इकाई कोशिका का घनत्व निकाल सकते हो। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसका डेरिवेशन बता दो,
बता दूंगा, डेरिवेशन भी बता दूंगा, लेकिन ध्यान रखना डेरिवेशन तो ना भी आए कोई भरोसा नहीं, ठीक, लेकिन फिर भी बता दूंगा, लेकिन इसको मत छोड़ देना। ये सबसे मैंने एक बार मैं इसके बारे में बताता हूँ। जेड का मतलब इकाई कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, ठीक है। एमडब्ल्यू का मतलब है अणुभार, किसका, तत्व का। जिस तत्व के लिए आप घनत्व की, जिस तत्व की इकाई कोशिका के लिए आप घनत्व की कैलकुलेशन कर रहे हो उस तत्व का अणुभार है। Na का मतलब है आवोगाद्रो संख्या, क्या माना था इसका, 6.02 इंटू 10 की घात 23। चल, और ए क्यूब का मतलब है घन का आयतन, वॉल्यूम। ए क्यूब का मतलब क्या है, घन का आयतन, वॉल्यूम। ये है बच्चों फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आप किसी भी इकाई कोशिका का घनत्व निकाल सकते हो। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं फॉर्मूला आया कहां से। चलो, तो इकाई कोशिका, ये फॉर्मूला कहां से आता है, चलो मैं आपको थोड़ा सा डेरिवेशन बताता हूं। डेरिवेशन, ठीक है। देखो इकाई कोशिका का, वैसे मैं फिर बोल रहा हूं, इसका डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा आपसे, आपको सीधा एग्जाम में फॉर्मूला ही देना है। फिर भी बताता हूं आपको, जब समय निकालना ही ऐसे समय निकालना तो निकाल देते हैं। इकाई कोशिका का घनत्व ये क्या हो जाएगा, इकाई कोशिका का घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, कौन बताएगा, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अरे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो इकाई कोशिका का घनत्व बराबर इकाई कोशिका का द्रव्यमान बटा इकाई कोशिका का आयतन, ये हो जाएगा। चलो, इकाई कोशिका के आयतन को हम क्या लिखते हैं, यदि इकाई कोशिका की भुजा ए है तो इकाई कोशिका के आयतन को हम लिखते हैं a क्यूब। अगर इकाई कोशिका गनी इकाई कोशिका, गन की इकाई कोशिका जो है, गनी इकाई कोशिका, उसका अगर भुजा की लंबाई a है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, a क्यूब। यदि किसी गन की भुजा a है, गन की भुजा a होने पर उसका आयतन क्या हो जाएगा, गन का a क्यूब। इकाई कोशिका का आयतन a क्यूब होगा। चलो ठीक है, अब हमको निकालना इकाई कोशिका का द्रव्यमान। आयतन तो मुझे मिल गया, अगर मुझे द्रव्यमान मिल जाए तो मेरा फॉर्मूला ये डिराइव हो जाएगा। देखो a क्यूब है, यहाँ पे a क्यूब तो आ चुका है। अब मुझे बची हुई संख्या लेकर जानी। चलो, इकाई कोशिका के द्रव्यमान को हम क्या लिखेंगे, बताओ। इकाई कोशिका में क्या है, इकाई कोशिका का द्रव्यमान किसे निकालोगे, इकाई कोशिका में मुख्य रूप से अवयवी कण है। जैसे मान लो एफसीसी, अब एफसीसी के अंदर कितने अवयवी कण है, 4। तो एफसीसी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 4 गोलों के द्रव्यमान के बराबर। बात समझ में आ रही। किसी भी इकाई कोशिका का द्रव्यमान उसके अंदर उपस्थित अवयवी कणों के द्रव्यमान से प्रदर्शित होता है, क्योंकि आप द्रव्यमान किसका निकालोगे, जो अवयवी कण है वही तो द्रव्यमान रखते हैं उसके अंदर। तो बीसीसी के अंदर 2 अवयवी कण है तो 2 अवयवी कणों का द्रव्यमान, एफसीसी के अंदर 4 अवयवी कण है तो 4 अवयवी कणों का द्रव्यमान, एफसीसी के अंदर 1 अवयवी कण है तो 1 अवयवी कण का द्रव्यमान। मतलब कि एक अवयवी कण का जो द्रव्यमान है उसमें आप टोटल अवयवी कणों का गुणा कर दो। मतलब कि यहाँ पे m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा एक अवयवी कण का द्रव्यमान, एक अवयवी कण का द्रव्यमान। तो एक अवयवी कण का द्रव्यमान अगर m है तो इकाई कोशिका में मान लो 4 गोले उपस्थित है तो 4 × m हो जाएगा। अगर 2 अवयवी कणों का द्रव्यमान, अगर एक अवयवी कण का द्रव्यमान m है तो बीसीसी के अंदर जो 2 अवयवी कण उसका द्रव्यमान 2 × m हो जाएगा। एफसीसी की बात करो, अगर एक अवयवी कण का द्रव्यमान m है तो एफसीसी में एक ही अवयवी कण 1 × m हो जाएगा। मतलब कि जितने अवयवी कण है उन अवयवी कणों का एक गोले के द्रव्यमान में गुणा कर दो, वही हो जाएगा यहाँ पे इकाई कोशिका का द्रव्यमान। तो Z × m। चलो अब बात करते हैं आगे की, एक अवयवी कण का द्रव्यमान कितना होता है। चलो, एक अवयवी कण का द्रव्यमान आप मुझे बताओ, आवोगाद्रो संख्या के बराबर Na अवयवी कण, आवोगाद्रो संख्या मतलब 3 है, Na अवयवी कणों का द्रव्यमान कितना होता है, आवोगाद्रो संख्या के बराबर अवयवी कणों का द्रव्यमान कितना होता है, कौन बताएगा मुझे। आवोगाद्रो संख्या के बराबर अवयवी कणों का द्रव्यमान कितना होता है, ग्राम अणुभार के बराबर या ग्राम परमाणु भार के बराबर। ग्राम परमाणु भार का मतलब बेटा ये वो भार है जो कि आवोगाद्रो संख्या के बराबर 1 मोल अवयवी कण जोड़ रखते हैं। 1 मोल अवयवी कण, Na का मतलब क्या होता है, 6.02 इंटू 10 की घात 23। 1 मोल के बराबर, 1 मोल के बराबर अवयवी कणों का भार कितना होता है, ग्राम परमाणु भार, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब एक अवयवी कण, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ लिख सकते हो क्योंकि इतने अवयवी कणों का द्रव्यमान ग्राम परमाणु भार के बराबर है, इसीलिए एक अवयवी कण का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, mw बटा n है। ये क्या हो जाएगा, एक अवयवी कण का द्रव्यमान, और एक अवयवी कण के द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करना है, m से। तो एक अवयवी कण का द्रव्यमान m जो है वो mw बटा n के बराबर। चलो, तो m का मान कितना है, mw बटा n। तो m का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा mw बटा na इनटू a क्यूब। अब देखो वो फॉर्मूला देखो डेंसिटी का, और ये फॉर्मूला देखो, z की जगह z आ गया, mw की जगह mw आ गया, na की जगह na आ गया। हां, इसको स्मॉल लिखो, कैपिटल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एवोगाड्रो संख्या na और a क्यूब की जगह a क्यूब आ गया, तो इसको आप कैपिटल लिखो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। तो अगर आप डेरिवेशन याद नहीं रखोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको लेकिन ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। तो ये होता है बच्चों घनत्व। चल अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक तत्व के परमाणु की त्रिज्या r दे रखी है आपको 75 पिकोमीटर, ठीक है। तथा जालक जो है काय केंद्रित है, काय केंद्रित का मतलब होता है बेटा बीसीसी। काय केंद्रित घनीय का मतलब क्या होता है, बीसीसी। काय केंद्रित घनीय बोलो, अंतः केंद्रित घनीय बोलो, एक ही बात बीसीसी। तो एकक कोशिका की भुजा की लंबाई a कितनी होगी, ये हमको ज्ञात करना है। चलो, तो आप मुझे बताओ r का मान देखा है और a ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है बीसीसी के अंदर। जल्दी से लाइव चैट के अंदर मुझे कौन बच्चा बताएगा, यदि मुझे r का मान देखा है और a ज्ञात करना है, मतलब कि मैं आपसे बोलूं कि अगर बीसीसी के अंदर r और a में क्या संबंध है, मैं आपसे पूछूं तो फॉर्मूला क्या होगा, बताओ। r और a में क्या संबंध है बीसीसी के अंदर, तो बीसीसी के लिए r और a में क्या संबंध रखा है, कौन बताएगा। बीसीसी के लिए r और a में क्या संबंध है, तो a/3 बराबर 4 यही होता है। चलो, r का मान कितना है, r का मान कितना है 75 पिकोमीटर। पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की घात -12। एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात -12 मीटर, ये पिकोमीटर। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन जितने भी देखे सब पिकोमीटर में ही है, कोई भी ऑप्शन मीटर में नहीं है। तो आप एक काम करो, 10 की घात -12 में मीटर में बदलने की जरूरत नहीं, तो इसको आप पिकोमीटर ले दो। पिकोमीटर में आंसर है तो इसको आप पिकोमीटर में ले दो, 75 पिकोमीटर ले दो। यहाँ आ जाएगा √3 और ये आ जाएगा। चलो, यहाँ से हम भुजा का मान निकालेंगे, a बराबर 4 × 75 पिकोमीटर बटा √3। √3 कितना होता है 1.732, ये √3 होता है। बस तो यहाँ से आप a का मान निकाल लो, देख लो क्या आंसर आ रहा है, वही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सेकंड है तो हाँ बिल्कुल सेकंड आना चाहिए। चलो मैं कैलकुलेशन बिठाता हूँ, रफ कैलकुलेशन। तो 173 कैसे आना चाहिए, देखो 75 × 4 ये तो आपका होता है लगभग 300, लगभग क्या 300 के बराबर होता है, और 1.732 अगर 2 होता तो 150 आता और 1 होता तो 300 आता, ये 2 1.5 के लगभग बीच में। हाँ तो बिल्कुल सही है, तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट, मतलब ये आ जाएगा
170 सही है 173.2 पिकोमीटर, बिल्कुल सही बेटा, ये आ जाएगा। आप चाहो तो आप इसको 3 into 100 करके फिर भी कर सकते हो, नीचे √3 कर दो, ऐसे भी कर दो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, मैथ्स है ना, इसको आप √3 रहने दो, इसको आप √3 रहने दो। चलो ये तो 3 को मैं क्या लिखता हूँ, 3 को मैं √3 into √3 लिख सकता हूँ, 100 ये आ गया बटा √3, ये सही गया। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 मतलब क्या आ गया 1.732 into क्या बच गया 100, अरे भैया ये तो वाकई बहुत आसान है 173.2 पिकोमीटर, ये आ जाएगा आंसर। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्लियर, इजी है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन को रीडिंग लगाई, क्वेश्चन की रीडिंग लगाई। ए तथा बी इनकी फलक केंद्रीय गणित व्यवस्था में, फलक केंद्रित गणित व्यवस्था मतलब कि एफसीसी, फलक केंद्रित गणित व्यवस्था को क्या बोलते हैं, एफसीसी। इसमें ए जो है वो कोनों पर, एफसीसी के अंदर ए जो है ना, ये ए किस पर है, ए आपका कोनों पर है बेटा, ए किस पर है, ए सभी 8 कोनों पर, नहीं 8 कोनों पर है, कितना कितना पर देख लेते हैं, और बी फलक के केंद्र पर। यदि परमाणु ए 4 कोनों पर, सभी कोनों पर नहीं, क्या लिया, यदि परमाणु ए केवल 4 कोनों पर है तो ए 4 कोनों पर है, ए कितने कोनों पर है, ए परमाणु 4 कोनों पर उपस्थित है, ठीक है। एक कोने का योगदान कितना है, एक कोने का योगदान 1/8 है, तो 4 कोनों के कारण योगदान कितना आएगा, 4 into 1/8, ये हो जाएगा 1/2, मतलब कि ए परमाणु कितना है, 1/2 योगदान करता है। चलो बी परमाणु का है, बी परमाणु सभी फलक के केंद्र पर, तो बी परमाणु 6 फलक के केंद्र पर। चलो एक फलक का योगदान कितना है, 1/2, एक फलक का योगदान कितना है, 1/2, सभी 6 फलकों का योगदान कितना होगा, 1/2 into 6 मतलब कि 3, तो बी परमाणु के लिए 3 है। देखो ए परमाणु के लिए 1/2, बी परमाणु के लिए 3, ये आ गया। चलो तो यहां से हम कैसे करेंगे, बस ये आ गया, ए परमाणु के लिए 1/2, ए परमाणु के लिए 1/2, बी परमाणु के लिए 3 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सभी 6 फलकों के केंद्र पर, बी फलक के केंद्र पर उपस्थित है, यदि ए 4 कोनों पर अनुपस्थित हो, मतलब कि 4 पर उपस्थित है, तो इसका सरलतम फॉर्मूला बस, तो बी के 6 फलक के केंद्र 3 आ जाएगा, और ए का 4 कोनों पर मतलब कि 1/2 आ जाएगा, बस तो ये आ जाएगा। यहां से आप 2 का अगर मैं दोनों में मल्टीप्लाई करूं तो ये फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा AB6, ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। अगर दोनों में 2 को गुणा करूं AB6 प्रकार का फॉर्मूला बन जाएगा, AB6 प्रकार का फॉर्मूला बन जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 इस पे आते हैं, इसको पढ़ो बेटा, इसको पढ़ो। चलिए एल्यूमिनियम का परमाणु भार, मतलब कि आपको MW दे रखा है, ठीक है, घनी इकाई कोशिका में व्यवस्थित होता है, भुजा की लंबाई ए दे रखी है 100 पिकोमीटर। चलो क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं, MW दे रखा है 27, ए दे रखा है 100 पिकोमीटर, ठीक है। घनत्व डेंसिटी दे रखी है आपको कितनी, 180 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इकाई सेल किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का इकाई सेल है, मतलब कि एससीसी होगा, बीसीसी होगा, है ना, या एफसीसी होगा, या एचसीपी होगा, क्या होगा वो देखते हैं। चलो डेंसिटी वाला फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी बराबर Z into MW A क्यूब Na into A क्यूब। डेंसिटी दे रखा है, ए का मान देखा, भुजा की लंबाई दे रखी है, यहां से ए क्यूब आ जाएगा, MW का मान देखा है, MW आ जाएगा, Na का मान आपको बताइए, क्या आपको पता नहीं इस फॉर्मूले में, जल्दी से लाइव चैट के अंदर मुझे लिख करके बताओ, लिखो और बताओ इस फॉर्मूले में कौन सी ऐसी बात है जो कि हमको यहाँ पे प्रश्न में नहीं देखी। ए दे रखा है, ये देखा है, MW दे रखा है, MW दे रखा है, Na का मान अवगाद्रो संख्या हमको पता है, डेंसिटी हमको देखी, बस ये दे रखा है, मतलब कि यहाँ से अगर मैं Z का मान निकाल लेता हूँ तो मुझे भैया कौन सी इकाई कोशिका है ये पता चल जाएगा। यदि Z का मान, सुनो बेटा ये आप कर लोगे, ये मुझे आपको पता है आप कर लोगे, यदि Z का मान 1 आएगा तो ये SCC हो जाएगी, बात समझ आई। यदि Z का मान 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, BCC हो जाएगी। यदि Z का मान 3 होगा, सॉरी 4 होगा, Z का मान 4 होगा तो ये FCC हो जाएगा, और यदि Z का मान 6 होगा तो ये HCB हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करके Z का मान निकाल लोगे। अब लेकिन समस्या ये है कि सर हमने ये नहीं पढ़ा अभी, तो ये क्या होता है, व्हाट इज SCP, ये मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताने वाला हूं, कुछ क्लासेस में हम HCP देखेंगे, व्हाट इज SCP नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, लेकिन अभी बस ध्यान रखो 1 है, 2 है, 4 और 6 है, तो ऐसे से हम निकाल करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये पिकोमीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो आप पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना और फिर क्वेश्चन करना। अगर आप इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 into पिको, पिको मतलब कि पिको को सेंटीमीटर में बदलना तो 10 की घात -10 सेंटीमीटर। ध्यान रखना एक पिकोमीटर बराबर 10 की घात -10 सेंटीमीटर होता है। तो आप इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो अगर ये सेंटीमीटर है तो इसको भी आप सेंटीमीटर में बदल करके फिर क्वेश्चन करेंगे। बाकी सब कुछ ठीक है, 180 ग्राम है, इसको भी आप ग्राम मान करके क्वेश्चन कर सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, परमाणु भार 27 ग्राम हो जाएगा उसके हिसाब से, क्लियर। तो ये ध्यान रखना, बस बाकी सब ठीक है, बाकी तो कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसकी कैलकुलेशन आपको होमवर्क दे रहा हूं, बस फॉर्मूला वैल्यू पुट करके आपको कैलकुलेशन निकालनी है, वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन 4, चलो एक धातु का परमाणु भार आपको MW दे रखा है, काय केंद्रित घनी व्यवस्था, काय केंद्रित घनी व्यवस्था मतलब कि BCC लगती है। अगर काय केंद्रित घनी व्यवस्था तो यहां से हमारे पास Z आ जाएगा, Z बराबर 2 आ जाएगा। धातु का घनत्व डेंसिटी आ गया हमारे पास, ठीक है, ठीक है, डेंसिटी आ गया। तो आपको बोला कि इकाई कोशिका का आयतन ज्ञात करिए, इकाई कोशिका का आयतन ज्ञात करिए। चलो तो डेंसिटी, तो डेंसिटी हमको दे रखा है, तो Z into MW बटा यहाँ पे क्या लग जाएगा Na into A क्यूब, ये हो जाएगा। चलो यहाँ पे Z कितना है, Z का मान कितना है 2 into MW कितना है 50 डिवाइडेड बाय घनत्व हमको लिखना है, चलो घनत्व कितना देखा है 5.96 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हमको आयतन निकालना है, A क्यूब निकालना है, A क्यूब ये आयतन, ये हमको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। और Na कितना होता है, Na होता है 6.02 into 10 की घात 23। बस इस पूरे को सॉल्व करो, आपका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो आप इतना तो कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय ये A क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10 की घात 23 बराबर ये कितना है 5.96 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बस यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप निकाल सकते हो A क्यूब वॉल्यूम निकाल सकते हो। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्लियर। फर्स्ट इसका आंसर आना चाहिए बेटा आपका सेकंड, आंसर सेकंड आना चाहिए, आंसर यहाँ पे कितना चाहिए, आंसर आना चाहिए आपके यहाँ पे 2 आना चाहिए सॉल्व करने के बाद। चलो क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो एक तत्व BCC संरचना, BCC मतलब कि अवयवी कण कितने होते हैं 2, इसकी इकाई कोशिका की भुजा की लंबाई A का मान दे रखा है 288 पिकोमीटर, घनत्व, घनत्व मतलब कि डेंसिटी दे रखी है 7.2 ग्राम
प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें यहाँ पर निकालना है क्या, तत्व का परमाणु भार mw निकालना होगा। बात समझ में? तो ये भी आप कर सकते हो। डेंसिटी आपको देखा है z इंटू एम डब्ल्यू ए क्यूब इंटू एन ए। डेंसिटी कितना है 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। z कितना है, बीसीसी के लिए z होता है 2 इंटू एम डब्ल्यू ज्ञात करना है बटा ए क्यूब भुजा की लंबाई 288 पिकोमीटर 288 पिकोमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा, इकाई समान रखनी पड़ेगी 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर। यहाँ आ जाएगा 288 इंटू 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर का क्यूब इंटू एन। एन क्या होगा 6.02 इंटू 10 की घात 23। बस इस पूरे को हल करो, यहाँ से हमको एक ही अननोन है, ये मिल जाएगा। और इसका आंसर आपका बनना चाहिए बच्चों फर्स्ट। इसका आंसर फर्स्ट ध्यान रखना, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर फर्स्ट आना चाहिए। क्लियर? इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन करना है। गणित हो गया, संकुलन दक्षता हो गया, अभिविकर्ण संख्या हो गई। अब आते हैं बच्चों हम आगे की बातों पे। चलो अब आते हैं हम निबिड़ संकुलन पे। अगला हेडिंग लिखो बेटा, निबिड़ संकुलन। क्लोज पैकिंग। क्या? क्लोज पैकिंग। चलिए अब बच्चों हम क्लोज पैकिंग की बात करते हैं। देखो बेटा, अभी तक हमने इकाई कोशिकाओं के बारे में पढ़ लिया, एफसीसी के बारे में पढ़ लिया, बीसीसी के बारे में पढ़ लिया, एससीसी के बारे में पढ़ लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एफसीसी, बीसीसी और एससीसी बनते कैसे, उनका निर्माण कैसे होता है। तो हमने ये सब तो पढ़ लिया, एफसीसी क्या है, बीसीसी क्या है, एससीसी क्या है, ये सब पढ़ लिया, लेकिन हमको ये नहीं पता इन सब इकाई कोशिकाओं का निर्माण होता कैसे, परत दर परत, पंक्ति दर पंक्ति इनका निर्माण कैसे होता है। तो इनको निर्मित कैसे करना है, कैसे इनका निर्माण होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं क्लोज पैकिंग के अंदर। किसके अंदर पढ़ने वाले बेटा? क्लोज पैकिंग के अंदर। क्लोज पैकिंग का मतलब है बेटा, अभिविकर्ण जब एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं ना, तो एक बहुत ही संघनित संरचना बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्लोज पैकिंग। ऐसा समझो बच्चों, जैसे कि मान लो ठंड के दिन चल रहे हैं, अब ठंड के दिन में क्या होता है वो आप देखते हो ना कि जो कुतिया जो होती है ना, कुतिया के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, माँ के पास चिपक करके सोते हैं। तो बच्चों की कोशिश होती है, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को ट्राई करते हैं कि जितना नजदीक एक दूसरे के साथ चिपक करके सोएंगे ठंड कम लगेगी ठंड के दिन में। उसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग, बोलते हैं निबिड़ संकुलन। क्लोज पैकिंग मतलब कि ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के नजदीक चिपक करके सो जाना, वो सोते हैं या बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों? ताकि उनके बीच में जो खाली जगह है ना, उनके बीच में जगह कम से कम रहे। अगर बीच में जगह रहेगी तो उनको ठंड लगेगी। तो कुत्ते के बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ठंड के दिनों में ऐसे सिकुड़ सिकुड़ करके सोते हैं, चिपक चिपक करके सोते हैं। 10-12 बच्चे हैं तो मान लो 10-12 बच्चे सारे क्या करेंगे, एक दूसरे के पास चिपक चिपक करके सो जाएंगे। हर कोई ट्राई करता है बीच में आने की। तो निबिड़ संकुलन का मतलब यही, अभिविकरणों की कोशिश होती है एक दूसरे के नजदीक, बिल्कुल नजदीक, बहुत ज्यादा नजदीक आकर के व्यवस्थित होने की। इतना नजदीक कि उनके मध्य में रिक्त स्थान कम से कम हो सके। जैसे कि मान लो मैंने आपको बोला कि ये 4 लड्डू मैंने आपको दिए, 4 लड्डू, तो 4 लड्डू ऐसे भी व्यवस्थित हो सकते हैं और इन्हीं 4 लड्डू को हम ऐसे भी रख सकते हैं। मैं 4 लड्डू को ऐसे भी रख सकता हूँ, ये 4 लड्डू ऐसे भी हो सकते हैं, 4 लड्डू ऐसे भी हो सकते हैं। तो भैया ध्यान रखना, निबिड़ संकुलन का मतलब लड्डुओं को एक दूसरे के ज्यादा से ज्यादा नजदीक आकर के व्यवस्थित होने की टेंडेंसी। तो आप देख सकते हो ये भी व्यवस्था है लड्डू के नजदीक आने की, ये भी व्यवस्था है। किसी भी व्यवस्था में लड्डू की ये कोशिश होती है भैया बीच में जो एक खाली जगह है ना, एक खाली जगह कम से कम होनी चाहिए। तो निबिड़ संकुलन का मतलब ये होता है कि ये जो बीच में खाली जगह आ रही है इनके, ये जो खाली जगह बन रही है बेटा, ये खाली जगह कम से कम बने। तो अभिविकर्ण भी ठोस पदार्थों के अंदर, ठोसों के अंदर एक दूसरे के नजदीक आकर के जमने की क्षमता रखते हैं। और अभिविकरणों का एक दूसरे के नजदीक आना, क्यों नजदीक आना? ताकि उनके बीच में जो रिक्त स्थान है, खाली जगह है, वो कम से कम रह जाए। तो उस व्यवस्था को, नजदीक आकर के रहने की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? क्लोज पैकिंग। ये जो खाली जगह है ना बेटा, ये खाली जगह, इस खाली जगह को हम बोलते हैं वॉइड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वॉइड, रिक्ति बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये भी क्या है, ये भी आपकी रिक्ति है। इस रिक्ति का आकार कैसा है? देखो ये रिक्ति का आकार कैसा है? वर्गाकार। तो ये रिक्ति वर्गाकार है। तो रिक्ति अलग अलग प्रकार की होती है बेटा। जब भी अभिविकर्ण एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो रिक्ति अलग अलग प्रकार की होती है। एक वर्गाकार रिक्ति होती है, यहाँ पे कैसी देखो त्रिकोणीय रिक्ति, ये त्रिकोणीय रिक्ति, त्रिकोणीय रिक्ति, ये त्रिकोणीय रिक्ति, ये त्रिकोणीय रिक्ति। रिक्ति अलग अलग प्रकार की होती है, त्रिकोणीय रिक्ति, वर्गाकार रिक्ति, अष्टफल की रिक्ति। समझ में बात? चतुर्भुज मतलब कि चतुष्कोणीय रिक्ति। तो हम आगे बढ़ेंगे अभिविकरणों द्वारा एक दूसरे के नजदीक आकर के रहने की व्यवस्था, जिसमें रिक्त स्थान कम से कम रहे, उस व्यवस्था को हम क्लोज पैकिंग बोलते हैं। क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है? अभिविकरणों द्वारा एक दूसरे के नजदीक रहने की व्यवस्था, जिसमें उनके मध्य खाली जगह या रिक्त स्थान कम से कम रह सके, इससे जो व्यवस्था बनती है उसे निबिड़ संकुल बोलते हैं। इससे जो व्यवस्था बनती है उसे निबिड़ संकुल कहते हैं, क्लोज पैकिंग कहते हैं बेटा। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग का मतलब लड्डू द्वारा अभिविकरणों द्वारा एक दूसरे के नजदीक से नजदीक आकर के रहने की व्यवस्था, जिसमें रिक्त स्थान कम से कम हो सके, न्यूनतम हो सके। चलो अब अलग अलग इकाई कोशिकाओं में ये निबिड़ संकुलन बनने के लिए क्या होता है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, निबिड़ संकुलन बनने की शुरुआत होती है बच्चों एक पंक्ति में अभिविकरणों के जमने से। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको बोला था कि जब लाला जी की दुकान पे जाते हो लड्डू खरीदने, तो लाला जी क्या करते हैं? पहले लड्डू को एक पंक्ति में जमाते हैं और जमाते हैं ना, तो पहले लड्डू को लाला जी एक पंक्ति में जमाते हैं, फिर जब वो पंक्ति पूरी भर जाती है फिर उसके पास में एक पंक्ति और जमाते हैं, फिर जब वो पंक्ति भर जाती है उसके पास में एक पंक्ति और जमाते हैं। जब सारी पंक्तियां नीचे की तरफ पहली परत में सारी पंक्तियां जब जम जाती है, उसके ऊपर फिर लाला जी दूसरी पंक्ति जमाते हैं। तो बच्चों एफसीसी, बीसीसी और एससीसी इनका निर्माण भी ऐसे होता है। कैसे होता है कि पहली पंक्ति में एक बार लड्डू जम चुके हैं, पहली पंक्ति में परत बनती है, पहली पंक्ति में लड्डू जमते हैं, फिर उसके बगल में दूसरी पंक्ति में लड्डू जमते हैं, फिर उसके बगल में तीसरी पंक्ति में लड्डू जमते हैं। जब बहुत सारे लड्डू एक साथ पंक्ति में जम जाते हैं, उनके ऊपर फिर दूसरी परतें बनना चालू होती है। इसी को हम बोलते हैं क्या बेटा? निबिड़ संकुलन। और इसी व्यवस्था के चलते बच्चों अलग अलग प्रकार की इकाई कोशिकाएं बनती हैं, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी, एचसीपी जो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, हमने ईसीसी नहीं पढ़ा, हमने ईसीसी नहीं पढ़ा ना। चलो मैं आपको ईसीसी बताता हूँ, एक बार मैं आपको ईसीसी बताता हूँ। ईसीसी हमारा रह गया। ईसीसी के अंदर, ईसीसी हम बोलते हैं बेटा अंत्य केंद्रित कणीय इकाई कोशिका, ये होता है बेटा ईसीसी। एंड
सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम बोलते हैं बेटा ईसीसी। देखो ईसीसी के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, ईसीसी हमको डिटेल में नहीं पढ़ना, मेरे पास समझना बेटा, ईसीसी हमको डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें बस ईसीसी की संरचना पढ़नी है और ईसीसी में अवयवी कणों की संख्या, बस ये दो चीजें हमको ध्यान रखनी है। बात समझ में आ रही? ईसीसी के अंदर हमको दो चीजें पढ़नी है। ईसीसी के अंदर एक तो हमको संरचना या व्यवस्था, और दूसरा ईसीसी के अंदर हमको क्या पढ़ना है, जेड के बारे में, अवयवी कण कितने उसके बारे में पढ़ना है। संरचना कैसी होती है, तो इसमें अवयवी कण जो होते हैं सभी कोनों पर तो होते ही, 8 कोनों पर अवयवी कण होते ही, साथ ही साथ यहाँ पर दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी होते हैं, दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी होते हैं। तो सभी कोनों 8 कोनों पर अवयवी कण होते हैं और दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी अवयवी कण होते हैं। अब देखो, तो अवयवी कण यहाँ पे कोने पर तो होती है, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, सभी 8 कोनों पर तो अवयवी कण होंगे, दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी होंगे। देखो विपरीत फलक का मतलब ये है, ऐसा समझो कि ये आपका ये फलक है, ये फलक है, ये आपका एक फलक है, ये आपका एक फलक है, ठीक है, ऊपर की तरफ ये आपका एक फलक है। इस फलक के केंद्र पर, एक तो इस फलक के केंद्र पर, मान लो एक इस फलक के केंद्र पर आ गया, तो ऊपर की तरफ जो फलक है इसके केंद्र पर आ गया, और इसका विपरीत, विपरीत मतलब कि सामने वाला। अब कई बच्चों को विपरीत समझ नहीं आता, विपरीत का मतलब होता है बच्चों सामने वाला। तो इसके सामने वाला कौन सा, ऊपर वाले फलक के सामने वाला कौन सा, नीचे वाला, ऊपर वाले फलक के सामने वाला कौन सा, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला फलक, ये नीचे वाला फलक, ये नीचे वाला फलक, ये नीचे वाला फलक, ऊपर वाले फलक के सामने कौन सा, नीचे वाला फलक, इस नीचे वाले फलक के केंद्र पर यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर आपने लिखा है दो विपरीत फलकों के केंद्र पर, लेकिन कौन से दो विपरीत फलक, सर ये वाला और ये वाला भी तो आमने सामने है, सर ये आगे वाला फलक और पीछे वाला फलक भी तो आमने सामने है। बेटा किन्हीं भी दो विपरीत फलकों के केंद्र पर, या तो आपने ऊपर वाला फलक लिया है तो उसके विपरीत नीचे वाला हो जाएगा, या फिर आपने दाईं तरफ वाला फलक लिया तो उसके सामने विपरीत बाईं तरफ हो जाएगा, या फिर आपने आगे वाला फलक लिया तो उसके सामने पीछे वाला फलक हो जाएगा। किन्हीं भी दो विपरीत फलकों के केंद्र पर, कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर और नीचे वाला फलक ही हो, दाएं बाएं भी हो सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं। मैंने ऊपर और नीचे लिए, तो आप ऊपर नीचे भी रख सकते हो, दाएं बाएं भी रख सकते हो, आगे पीछे भी रख सकते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अवयवी कणों की संख्या कितनी, आ जाओ, चलो 8 कोनों पर 8 बोले, तो 8 कोनों पर जो अवयवी कण है उनका योगदान कितना, 8 कोनों पर अवयवी कण का योगदान, 8 कोनों पर अवयवी कण का योगदान कितना है बेटा, 8 कोनों पर अवयवी कण का योगदान कितना बताओ, एक कोने पर अवयवी कण का योगदान 1/8, तो 8 कोनों पर कितना होता है, 8 × 1/8, ये हो जाएगा 1। चलो और कितने फलकों के केंद्र पर है, दो फलकों के केंद्र पर है, दो फलकों के केंद्र पर अवयवी कण का योगदान, दो फलकों के केंद्र पर अवयवी कण का योगदान। चलो एक फलक के केंद्र पर अवयवी कण का योगदान कितना होता है, 1/2, एक फलक के केंद्र पर अवयवी कण का योगदान 1/2 है, दो फलकों के केंद्र पर कितना होगा, 2 × 1/2, तो ये आ जाएगा। बताओ कुल अवयवी कण कितने आ गए, कुल अवयवी कण z कितना बेटा, 1 + 1 2, तो ये आ जाएगा 2। तो इस तरीके से बच्चों हमको सॉल्व करना है, ये होता है आपका ईसीसी, बस ये ध्यान रखना है। चलिए तो हम आते हैं निबिड़ संकुलन पे, क्लोज पैकिंग पे। तो अभी क्लोज पैकिंग क्या है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखो क्लोज पैकिंग को समझना है तो बेटा क्लोज पैकिंग जो है उसमें सबसे पहले जो क्लोज पैकिंग होती है, निबिड़ संकुलन बनता है, वो एक विमा में निबिड़ संकुलन बनता है। तो सबसे पहले लड्डू की एक पंक्ति जमती है, तो सबसे पहले एक विमा में निबिड़ संकुलन होता है। सबसे पहले निबिड़ संकुलन बच्चों किसमें होता है, एक विमा में निबिड़ संकुलन, मतलब कि एक पंक्ति के अंदर निबिड़ संकुलन होता है। सबसे पहले एक पंक्ति, एक विमा में निबिड़ संकुलन होता है। एक पंक्ति समझते हो ना, जैसे कि पेंसिल है, अब पेंसिल यहाँ लड्डू, यहाँ लड्डू, यहाँ लड्डू, यहाँ लड्डू, लालाजी करते हैं, लालाजी डब्बे में क्या किया, एक लड्डू, उसके बगल में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यहाँ एक पंक्ति में लड्डू। तो सबसे पहले एक विमा में निबिड़ संकुलन होता है। सबसे पहले लड्डू क्या करते हैं, एक दूसरे के आसपास जम जाते हैं बेटा, ऐसे एक पंक्ति में, एक पंक्ति में लड्डू क्या होते हैं, जम जाते हैं। लड्डू यहाँ पे और भी होंगे, और भी होंगे, चलता रहेगा, चलता रहेगा। सबसे पहले लालाजी के लड्डू की एक पद बनती है, एक पंक्ति बनती है, इसको हम बोलते हैं एक विमा में निबिड़ संकुलन। अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि ये एक विमा में निबिड़ संकुलन ऐसे बनाओ, आप ऐसा भी बना सकते हो, आप लड्डू ऐसे भी जमा सकते हो, समझो, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। कोई जरूरी नहीं है आप ऐसे जमाओ, आप लड्डू ऐसे भी एक पंक्ति में ऐसे भी आ सकते हैं। ये सारे एक विमा में निबिड़ संकुलन बेटा, इसमें एक विमा में निबिड़ संकुलन। तो पंक्ति कैसे भी हो सकती है, आड़ी हो सकती है, खड़ी हो सकती है, तिरछी हो सकती है, कोई भी पंक्ति हो सकती है, ये सारे एक विमा में। अच्छा यहाँ पे एक चीज पूछी जाती है बच्चों कई बार, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, या इसको हम बोलते हैं उप सह संयोजन संख्या, या इसको आप बोलते हो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कई बार यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि बताओ एक विमीय निबिड़ संकुल के अंदर समन्वय संख्या कितनी है, उप सह संयोजन संख्या कितनी है। तो समन्वय संख्या का मतलब होता है एक गोला अपने आसपास जितने गोलों को स्पर्श करता है उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। एक गोला अपने आसपास जितने गोलों को स्पर्श करता है उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। चलो चलो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो मैं किसी भी गोले को, मान लो आपने इस गोले को लिया, चलो इस गोले को, एक गोला अपने आसपास जितने गोलों को स्पर्श करता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो ये गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, ये गोला अपने नजदीक कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, ये गोला बाईं तरफ एक गोले को स्पर्श कर रहा है, दाईं तरफ एक को कर रहा है, बाईं तरफ मतलब एक और दो गोलों को स्पर्श कर रहा है, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा बेटा, एक विमीय निबिड़ संकुल में कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से आपको एक विमीय निबिड़ संकुल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर पूछना होगा तो इसको नोट कर लो फटाफट जल्दी से। चलो ये हो गया एक विमा में निबिड़ संकुल हो गया। चलो एक पंक्ति में लड्डू जम चुके हैं, अब हमको क्या चाहिए, द्विविमा में निबिड़ संकुल। एक पंक्ति में हमने लड्डू को जमा दिया भाई, एक पंक्ति में लड्डू जमा दी, एक सीधी पंक्ति में जम गए। अब मुझे बताओ अब लालाजी क्या करेंगे, अगर एक पंक्ति में लड्डू जम चुके तो अब दूसरी पंक्ति, चलो तो अब दूसरी पंक्ति में लड्डू जमाएंगे लालाजी। अब देखो दूसरी पंक्ति में लड्डू जमाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। ये आपकी पहली पंक्ति बन गई, चलो लड्डू की ये पहली पंक्ति बन गई, ये लड्डू की क्या प्रथम पंक्ति, इसको हम बोलते हैं प्रथम पंक्ति।
लाला जी ने लड्डू की प्रथम पंक्ति बनाई। चलो अब प्रथम पंक्ति के नीचे क्या बनेगी? दूसरी पंक्ति। या तो ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ। दूसरी पंक्ति कैसे बनेगी? देखो, लड्डू के केंद्र के नीचे दूसरे लड्डू का केंद्र, इस लड्डू के केंद्र के ठीक सामने दूसरे लड्डू का केंद्र, इसके सामने दूसरे लड्डू का केंद्र, इस लड्डू के केंद्र के ठीक सामने दूसरे लड्डू का केंद्र, इस लड्डू के केंद्र के ठीक सामने दूसरे लड्डू का केंद्र। बात समझ लो, इस लड्डू के केंद्र के ठीक सामने नीचे वाले लड्डू का केंद्र। तो एक तो व्यवस्था ये हो सकती है दो विमा के अंदर कि पहली पंक्ति के लड्डू के ठीक नीचे दूसरी पंक्ति के लड्डू आ जाए, या ऊपर की तरफ बनानी है तो ऊपर की तरफ ये स्पर्श करवाना इसको। ठीक है, मैंने आपसे क्या बात बोली? रिक्त स्थान कम से कम होना चाहिए, तो स्पर्श करवाना ऐसे, या तो दूसरी पंक्ति ऊपर बना सकते हो या दूसरी पंक्ति नीचे बना सकते हो। तो ये व्यवस्था बन जाएगी। अब देखो, अब इस व्यवस्था के अंदर बच्चों एक चीज गौर करना, ये जो एक लड्डू है, ये एक लड्डू कितने लड्डू को स्पर्श कर रहा है? देखो, ये एक लड्डू कितने लड्डू को टच कर रहा है? बताओ बताओ, ये एक लड्डू कितने लड्डू को टच कर रहा है? देखो ऊपर की तरफ टच करना है, यहाँ पे देखो ये स्पर्श करना है, एक लड्डू दूसरा लड्डू, ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, तीसरा लड्डू ये इसको स्पर्श कर रहा है, चौथा लड्डू, तो 1 2 3 4 लड्डू को स्पर्श करना है। अब एक काम करो, ये जिन 4 लड्डू को स्पर्श कर रहा है उनके केंद्र बिंदु को आपस में मिला दो बेटा, इनके सेंटर को आपस में मिला दो। अब देखो, इनके केंद्र को आपस में मिलाने पर क्या व्यवस्था बन गई, कैसा आकार बन गया? देखो, इनके केंद्र बिंदु को आपस में मिलाने पर वर्ग बन गया बेटा, वर्गाकार आकृति बन गई। इसीलिए इस दो विमा में निबिड़ संकुल को हम बोलते हैं वर्गाकार निबिड़ संकुल। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्गाकार निबिड़ संकुल। तो एक व्यवस्था ऐसी हो सकती है जिसके अंदर लाला जी एक पंक्ति के लड्डू के ठीक नीचे दूसरी पंक्ति के लड्डू रख दे, कुछ इस प्रकार से कि पहली पंक्ति के लड्डू का केंद्र दूसरी पंक्ति के लड्डू के केंद्र के ठीक सामने रहे, पहली पंक्ति के लड्डू का केंद्र दूसरी पंक्ति के लड्डू के केंद्र के ठीक सामने रहे। तो ये है बच्चों वर्गाकार दो विमा में निबिड़ संकुल, ये वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुल। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। चलो मैं बोलूं, बताओ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? क्या आंसर आएगा? कौन बताएगा? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? एक लड्डू कितने लड्डू को स्पर्श कर रहा है? एक लड्डू 1 2 3 4 लड्डू को स्पर्श कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 4। अच्छा, कई बार ये पूछा जाता है यहाँ पे संकुलन दक्षता कितनी, तो संकुलन दक्षता को बार-बार कैलकुलेट नहीं करनी, आप सीधा याद रखना इसकी जो संकुलन दक्षता है, इसका जो ईटा है, ईटा प्रतिशत, आप सीधा ध्यान रखना, ये 52.4% होता है। कोई भी नहीं पूछेगा कि कहां से आया, कैलकुलेशन करो। आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, आपके नीट एग्जाम में आता है, और नीट एग्जाम में भी आपको सीधा प्रतिशत पूछा जाता है। मेरी बात सुन रहे हो? संकुलन दक्षता का आपको इसके अंदर सीधा प्रतिशत पूछा जाएगा, इसकी कैलकुलेशन कोई भी नहीं पूछेगा। और बोर्ड एग्जाम के अंदर तो ये है दो अलग अलग स्टेटमेंट। सुना, कई बच्चे बोलते हैं सर मान लो बोर्ड एग्जाम के अंदर इसका डेरिवेशन आ गया तो नहीं आएगा, ये सिलेबस में है ही नहीं, इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं। चलो, और दूसरा, कई बच्चे बोलते हैं सर नीट में क्या? नीट में तो वैसे भी एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप में एक ऑप्शन आएगा, उसको सॉल्व, उसको टिक करना, आंसर आ जाएगा। इसको डिराइव करने पे बच्चों बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं गवाना। ठीक है, चलो अब हम आते हैं दूसरा क्या हो गया? अब दूसरा दूसरी व्यवस्था, दो विमा के अंदर दूसरी व्यवस्था हो जाएगी बेटा षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुल। षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग, इसको बोलते हैं स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग। चलो ये कैसे होती है? आ लो, अब लाला जी ने क्या किया? लाला जी ने सोचा कि यार क्यों ना मैं काम करूं, लड्डू पहली पंक्ति के लड्डू को मैं रख देता हूं, लाला जी पहली पंक्ति के लड्डू जमाए। ठीक है, लाला जी ने क्या किया? लाला जी ने थोड़ा दिमाग लगाया, लाला जी ने सोचा कि यार मैं क्यों ना एक पंक्ति के लड्डू के नीचे दूसरी पंक्ति के लड्डू ना रख करके, ये जो इनकी खांच बन रही है ना, ग्रूव बोलते हैं इसको, ग्रूव, खांच, इस खांच के सामने यहाँ मैं दूसरी पंक्ति का लड्डू रख देता हूं। तो लाला जी थोड़ा सा दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना जगह का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है, तो ज्यादा से ज्यादा जगह का इस्तेमाल करने के लिए क्यों ना ये जो खांच, इस खांच में लड्डू रख दिया जाए, है ना? तो ये खांच जो है ना, ये खांच, ये खांच, ये खांच, इन खांचों के अंदर हम लड्डू रख देते हैं, ये कहना है लाला जी का। तो चलो खांच के अंदर लड्डू रख दिया इस तरह से। ठीक है, अब ये लड्डू मुझे स्पर्श करवाने भी पड़ेंगे ना, इसलिए मैं थोड़ा इसको सही बनाने की ट्राई करूं। तो हाँ ये ठीक है। फिर ये वाली खांच, फिर देखो ये भी खांच आ रही है, इस खांच में भी आपको क्या करना बच्चों? खांच में आपको लड्डू रखना है। ये फिर से एक और खांच आ रही है, तो दूसरी पंक्ति के लड्डू जो होंगे वो पहली पंक्ति की जो खांच बनेगी बेटा, उस खांच में आपको जमाना है। ये खांच में आपको जमाना है, ये दूसरी पंक्ति के लड्डू पहली पंक्ति की खांच में आ जाएंगे, खांच में आ जाएंगे। चलो, तो ये हो जाएगी फर्स्ट पंक्ति, ये हो जाएगी सेकंड पंक्ति। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्रथम पंक्ति के लड्डू के ठीक नीचे ही दूसरी पंक्ति के लड्डू रखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप ऐसा भी कर सकते हो, प्रथम पंक्ति के लड्डू के बीच में जो खांच बनी है उस खांच के सामने भी आप लड्डू रख सकते हो। अब तीसरी पंक्ति जो है ना, तीसरी पंक्ति प्रथम पंक्ति के लड्डू के ठीक सामने, तो प्रथम पंक्ति के लड्डू का जो केंद्र बिंदु है, उस केंद्र बिंदु के ठीक सामने तीसरी पंक्ति के लड्डू का केंद्र बिंदु आ जाएगा। प्रथम पंक्ति के लड्डू के केंद्र बिंदु के ठीक सामने तीसरी पंक्ति के लड्डू का केंद्र बिंदु आ जाएगा। मतलब कि दूसरी पंक्ति के लड्डू की जो खांच है ना, अब दूसरी पंक्ति के लड्डू की जो खांच है उस खांच के सामने आ जाएगी तीसरी पंक्ति के लड्डू, तो दूसरी पंक्ति की जो खांच है ना, इस खांच के ठीक सामने आ जाएगी तीसरी पंक्ति के लड्डू। और जब इस खांच के सामने लाओगे तो इसका केंद्र और इसका केंद्र ये दोनों एक दूसरे के ठीक सामने रहेंगे, तो तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति के ठीक सामने आ जाएगी, सामने आ गई। तीसरी पंक्ति के लड्डू पहली पंक्ति के लड्डू के ठीक सामने आ गए, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, पहली पंक्ति के लड्डू के जो सेंटर है केंद्र, वो तीसरी पंक्ति के लड्डू के सामने चाहिए। थर्ड लेयर आ गई, थर्ड पंक्ति, थर्ड लेयर नहीं, थर्ड पंक्ति। चलो अब बेटा यहाँ पे एक चीज देखो, अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे ये एक लड्डू जो है, ये एक लड्डू कितने लड्डू को स्पर्श कर रहा है? चलो देखो, यहाँ पे ये एक लड्डू कितने लड्डू को स्पर्श कर रहा है। आप भी मेरे साथ इसको बनाते जाओ, मैं बना रहा हूँ ना, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ ना, तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। मैं जब हाथ चला सकता हूँ यहाँ पे, तो आप रजिस्टर में तो बहुत बढ़िया से चला सकते हो। चलो ये एक लड्डू कितने लड्डू को स्पर्श कर रहा है, तो ये एक लड्डू देखो, इस एक लड्डू को स्पर्श कर रहा है, देखो यहाँ पे दोनों स्पर्श कर रहे हैं, ये लड्डू स्पर्श कर रहा है इसको, दूसरा यहाँ पे ये भी स्पर्श कर रहे हैं, तीसरा लड्डू, चौथा लड्डू, पांचवा लड्डू और ये छठा। एक लड्डू यहाँ पे 6 लड्डू को स्पर्श कर रहा है। अब चलो मैं इन सबको क्या करता हूँ, सबके सेंटर को मिला दो, एक और 6 के सेंटर को मिला दो, एक और 2 के सेंटर को मिला दो, 2 और 3 के सेंटर को, 3 और 4 के सेंटर को, 4 और 5 के, 5 और 6 के। आप मुझे बताओ ये आकृति जो बनी है, शेप जो बन रहा है, देखो ये जो शेप बन रहा है, शेप को हम क्या बोलेंगे बताओ? इस शेप को हमने बोला स्क्वायर, इसको स्क्वायर बोला, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हेक्सागन। क्या बोलेंगे बेटा? हेक्सागन। षटकोणी, इसके 6 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 कोने, षटकोणी हेक्सागन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? हेक्सागन। देखो तो इस हेक्सागन में इस गोले का केंद्र बिंदु ये,
6 नंबर के गोले का सेंटर ये आ गया, 5 नंबर के गोले का सेंटर ये आ गया, 4 नंबर के गोले का सेंटर ये, 3 नंबर के गोले का सेंटर ये और 2 नंबर के गोले का सेंटर ये बन गया बेटा क्या, हेक्सागन, षटकोण, हेक्सागन, ठीक है, हेक्सागोनल शेप, षटकोण हिंदी में बोलते हैं। इसलिए इस प्रकार की 2D क्लोज टेकिंग को हम बोलते हैं षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। चलो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, एक गोला जो है वो 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे आ जाएगा बेटा 6। और संकुलन दक्षता जो होती है बेटा वो ऑलमोस्ट 60% के आसपास होती है, संकुलन दक्षता ऑलमोस्ट 60% के आसपास होती है। तो ये आपको नंबर याद रखने हैं, एग्जाम में सीधे पूछ जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर ले, नोट करो। चल अब आते हैं बच्चों क्विज पर। हमको 3D में भी पढ़ना था, देखो मैं 3D भी आपके लिए लेके आया। ये जो डायग्राम है सारे 3D के, 3 विमान, 2 विमान बना दिया, अब 3D पढ़ेंगे हम आगे कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। चलो क्वेश्चन है बीसीसी में संकुलन क्षमता कितनी है बताओ, बीसीसी में संकुलन क्षमता कितनी, प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत है ना, ये प्रतिशत है सारे, 52.4%, 68%, 74% और कोई नहीं। चलिए छोटा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे हैं। एफसीसी में इकाई कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी है, एफसीसी की इकाई कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीसीसी के अंदर 68%, एफसीसी में 52.4 और एफसीसी के अंदर 74। एफसीसी में कितने अवयवी कण बता रखा 4। चलो तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने बीसीसी, एफसीसी, निबिड़ संकुल, घनत्व और ईसीसी इनके बारे में बात की ना, इनके संकुलन दक्षता भी देखी। पैनल पे आप होमवर्क देख सकते हैं, मिल जाएगा। आयनिक क्रिस्टल अगली क्लास में हम पढ़ने वाले, निबिड़ संकुल हो जाएगा, उसके बाद हम आयनिक क्रिस्टल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों आज के लिए नहीं, बेस्ट ऑफ लक।